दोस्तों यूपीएससी ईपीएफओ एपीएफसी एग्जाम के कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट का रिजल्ट अनाउंस हो गया है। आप में से कुछ बच्चों का सिलेक्शन इंटरव्यू के लिए हो गया है, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन नहीं हुआ है। आप लोगों ने बहुत मेहनत करी, बहुत एफर्ट डाले और इस एग्जाम को आप में से बहुत सारे बच्चे एक ड्रीम कम ट्रू की तरह देख रहे थे कि भाई हमारे शायद सपना पूरा कर दे, बट एक्सपेक्टेशन के हिसाब से हमारा रिजल्ट नहीं आया है और अब सिचुएशन है कि अब आगे क्या करें। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को गाइड करने की कोशिश करूंगा एज अ मेंटर। ठीक है, मेरा पर्पस आप लोगों को किसी भी एग्जाम की तरफ धकेलना नहीं है, एक ऑनेस्ट एडवाइस देना है कि भाई आप लोग आगे क्या कर सकते हैं। अगर आप में से कोई बच्चा मुझसे परेशान है कि भाई आप इतनी वीडियो पे के लिए क्यों बना रहे हो, तो आप ये वीडियो स्किप कर सकते हो। मेरा ऑब्जेक्टिव आप लोगों को जो है और कुरेदना नहीं आपके जख्मों को। मेरा ऑब्जेक्टिव है कि भाई मैं आप लोगों को ऑनेस्टली गाइड करूं। अगर प्रिपरेशन जर्नी में मैं आपके साथ था तो इस वक्त भी मैं आपके साथ खड़े रहना चाहता हूं, ताकि मैं आप लोगों को कुछ ऑप्शंस दे सकूं, कुछ आइडिया दे सकूं कि भाई आप आगे बेटर क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों वही बच्चे जो इस वीडियो को देखना पसंद कर रहे हैं वही ये वीडियो देखें। अदरवाइज अगर आप मुझसे परेशान है तो आप ये वीडियो स्किप कर सकते हैं। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप आगे भी किसी एग्जाम को टारगेट करने की सोच रहे हैं और अगर वो एग्जाम एपीएफ से ईओ आपने प्लान कर रखा है तो उसकी कंप्रिहेंसिव गाइडबुक आप डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब दोस्तों देखो, जब हम किसी एग्जाम को अप्रोच करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने एपीएफसी या फिर ईओ एग्जाम को अप्रोच किया, तो कहीं ना कहीं इस एग्जाम में आपको एक फ्यूचर दिखा होगा और आपने बहुत मेहनत के साथ इस एग्जाम को प्रिपेयर किया। बट दोस्तों कुछ कमियां रही होंगी जिसकी वजह से शायद हम एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। क्या पता आपने जो सोर्स मटेरियल फॉलो किया हो वो इनकम्प्लीट हो या फिर वो एग्जॉस्टिव ना हो, या फिर आपने जो प्रिपरेशन करी वो थोड़ी लेट स्टार्ट करी हो, टाइमिंग आपको कम मिल पाई हो प्रिपरेशन की। तो कुछ भी वजह रही होगी जिसकी वजह से आपका ये रिजल्ट उस तरह का नहीं आया जितना कि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि कमी कहां रही। ठीक है, किस तरह की प्रॉब्लम की वजह से, किस तरह के चैलेंजेस की वजह से हमारा रिजल्ट एक्सपेक्टेड नहीं रहा। तो यहां पर व्हाट नेक्स्ट में सबसे पहला स्टेप जो आप में से हर एक बच्चे को फॉलो करना चाहिए वो है इंट्रोस्पेक्शन। ठीक है, कि भाई हम एक बार इंट्रोस्पेक्ट करते हैं कि हमारी कमी कहां थी, क्या वो कमी हमारे अंदर थी या फिर जिस चीज पे हमने ट्रस्ट किया उसके अंदर कमी थी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप में से कुछ बच्चों ने हमारा कोर्स लिया और हमारा कोर्स आपको अच्छा नहीं लगा, तो दैट कैन बी वन रीजन कि भाई अगली बार कोई और कोर्स परचेज करना चाहिए। ठीक है, अगर आपको लगता है कि नहीं कोर्स सही था बट मैंने उस कोर्स को कंप्लीटली फॉलो नहीं किया, मैंने उसको रिवाइज नहीं किया, तो वो आपके एंड पे है। तो जो भी कारण है वो हमें नोट करना है ताकि ये मिस्टेक हम दोबारा रिपीट ना करें। सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, मिस्टेक करना गलत बात नहीं है, लेकिन मिस्टेक को रिपीट करना गलत बात है। तो यहां पर सबसे पहले आप में से हर एक बच्चे को जिसका रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आया है, ही और शी मस्ट इंट्रोस्पेक्ट कि भाई गलती कहां पर हुई है और कैसे मैं इस मिस्टेक को फ्यूचर में अवॉइड कर सकता हूं या फिर कर सकती हूं। एक अच्छा इंसान वही है जो मिस्टेक रिपीट ना करे। दोस्तों दूसरी चीजें क्या है कि भाई आप लोगों को एक बार जिस सिचुएशन में आप हैं वहां पे 2-3 दिन का टाइम लगा के अपने लिए डिफरेंट ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना चाहिए। और दोस्तों यहां पर मैं आपको यही एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये ऑप्शंस अपने घर वालों के साथ बैठ के, या फिर अगर आपको कोई सीनियर मेंटर है, कोई दोस्त है सीनियर, उनसे बात करके, या फिर अपने पीयर ग्रुप में दोस्तों से बात करके आप एक डिसीजन ले सकते हैं। आपको सारे जो भी ऑप्शंस आपके सामने हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं फ्यूचर ऑप्शंस की बात करूं, देखो हर किसी के लिए एक अलग सिचुएशन होती है। किसी की फाइनेंशियल बैकग्राउंड ठीक नहीं है, किसी की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है, तो हर किसी के हिसाब से ऑप्शंस वेरी कर जाते हैं। किसी की एज अभी काफी पड़ी है, 20, 25, 23 साल का है, कोई 30 क्रॉस कर चुका है, इसके लिए ऑप्शंस डिफरेंट है। तो जो भी आपकी कंडीशन के हिसाब के आपके फ्यूचर ऑप्शंस हैं उनको आपको एक जगह लिख लेना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं एक 2 केस ले लेता हूं कि अगर कोई बच्चा 25 साल का है, ठीक है, फिर 20 से 25 के बीच में है, तो यहां पर उसके पास ऑप्शन क्या है कि भाई कोई और गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर, ठीक है, या फिर सीधा यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी स्टार्ट कर दे, सबसे बड़े एग्जाम को पकड़ ले, या फिर प्राइवेट जॉब में चला जाए, थोड़ा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ले, उसके बाद जॉब के साथ किसी एग्जाम की तैयारी करी हो, या फिर कुछ और ऑप्शन। जो भी ऑप्शन आप अपने लिए लिख रहे हो उनके प्रोज एंड कॉन्स लिखो कि अच्छा मैं गवर्नमेंट जॉब अगर मान लो एसएससी सीजीएल के लिए जाता हूं तो इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये है, इसका नुकसान क्या है, इसका नुकसान ये है। अगर मैं सीएससी के लिए जाता हूं इसका फायदा क्या है कि भाई अगर मैं सिलेक्ट हो गया तो मैं टॉप मोस्ट गवर्नमेंट जॉब जो इंडिया की है उसका पार्ट बन जाऊंगा। लेकिन अगर सिलेक्ट नहीं हुआ क्योंकि ये दलदल है तो यहाँ पे मैं 4-5 साल अपनी लाइफ के शायद वेस्ट भी कर दूं। तो ये सब चीजें लिखने के बाद आपको एक आइडिया लगेगा कि भाई आपको अपनी कंडीशन के हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से किस एग्जाम की तरफ जाना चाहिए। एंड दोस्तों इस स्टेप को करने से पहले एक बात आपको और नोट करनी चाहिए कि भाई आपकी लाइफ की एक्चुअल एस्पिरेशन क्या है, आप अपनी लाइफ में क्या बनना चाहते हो, आपका इंटरेस्ट, आपका प्यार किस चीज से है। ठीक है, अगर मान लो किसी पर्सन को पब्लिक सर्विस करने में बहुत दिलचस्पी है, उसको पता है कि यार मुझे ऐसी पावर हासिल करनी ताकि मैं बहुत सारे लोगों का भला कर पाऊं, तो वो शायद अपना पूरा एफर्ट डालेगा आईएएस आईपीएस बनने के लिए। तो यहां पर अपनी एस्पिरेशन को सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि भाई आप किस विजन को टारगेट करना चाहते हो, किस गोल को आप मीट करना चाहते हो। क्योंकि हम ना बहुत रिएक्टिव अप्रोच फॉलो करते हैं। ठीक है, जैसे मैं बहुत सारे बच्चों को जानता हूं, आप में से भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे
कि पहले किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, ठीक है, सीजीएल एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, या फिर पंजाब पीसीएस की तैयारी कर रहे थे, या फिर यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे थे, या बीपीएससी की तैयारी कर रहे थे, या सिविल सर्विस एग्जाम के मेंस की तैयारी कर रहे थे। ईपीएफओ का फॉर्म आया एकदम और सबने फॉर्म फिल कर दिया, ठीक है। इस एग्जाम के बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन फिर भी फॉर्म फिल कर दिया, रिएक्टिव अप्रोच, और फिर 2 महीने बाद टिका के प्रिपरेशन भी करी इस एग्जाम की, और फिर क्वालिफाई नहीं हुआ तो अब लगा कि यार बहुत लॉस हो गया, ये एग्जाम अपॉर्चुनिटी मिस हो गई। बट दोस्तों, हमने इस मिस्टेक से या फिर इस पूरी सिचुएशन से एक मैसेज नहीं लिया कि यार ऐसे एग्जाम्स को हम 2 महीने 3 महीने में क्वालिफाई नहीं कर सकते। ऐसे एग्जाम्स के लिए कहीं ना कहीं हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। हमें इस एग्जाम के 15 कंपोनेंट को प्रिपेयर करने के लिए बेयर मिनिमम 6 महीने का टाइम इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। तो यहां पर रिएक्टिव अप्रोच थी अभी हमारी। अब हम प्रोएक्टिव अप्रोच कैसे ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अभी हमें आइडिया नहीं कि भाई अगला ईपीएफओ कब आएगा, 2025 में, 26 में, 27 में, कभी भी आ सकता है। तो जब भी 26-27 में एग्जाम आएगा तो हम इसको प्लान बी मान के प्रिपेयर करते रहेंगे, लेकिन हम एक ऐसा एग्जाम पकड़ लेते हैं जो कहीं ना कहीं हमारी ईपीएफओ की प्रिपरेशन में भी हमारी हेल्प करे, हमारा प्लान ही बन जाए। तो यहां पर आप अगर ये अप्रोच फॉलो करोगे तो आप एक सही डायरेक्शन में 2027 या 26 का ईयू एग्जाम टारगेट कर सकते हो। दोस्तों, ऐसे ही चीजें हमें समझनी पड़ेंगी, ये मैच्योरिटी आनी बहुत जरूरी है, ठीक है। कहीं ना कहीं रिएक्टिव अप्रोच हमें कुछ दिनों के लिए सॉल्यूशन दे देगी कि हम बहुत बिजी हैं, हम कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं दे पाएगी। मेरी बातें थोड़ी सी टफ है, थोड़ी सी चुभरी होंगी आप लोगों को, बट यही रियलिटी है। अब दोस्तों, अगर आप अपने लिए ऑप्शंस चूज करें, देयर मल्टीपल सॉर्ट ऑफ एग्जाम जो आप टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप गवर्नमेंट जॉब में ही आना चाह रहे हैं तो बैंकिंग एग्जाम्स है, आप उनको चूज कर सकते हैं। देन देयर आर रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स, आरबीआई ग्रेड बी का एग्जाम है और बहुत क्वालिटी जॉब है, ठीक है। सेबी का एग्जाम है, नाबार्ड का एग्जाम है, ठीक है। इसके बाद आप लोगों के यूपीएससी के बहुत सारे आरटी एग्जाम्स हैं, जैसे अगर हम बात करें एसएसडीडी, एएलसी, जो कि रेगुलर नहीं है बट जब भी आते हैं अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर आते हैं। इसके अलावा एसएससी सीजीएल का एग्जाम है और भी बहुत सारे एग्जाम है। दोस्तों, आप लोगों को एक बार एक हफ्ते बैठ के एक्सप्लोर करना चाहिए कि आपके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है। देखो, रेगुलेटरी बॉडी में आरबीआई, नाबार्ड से भी हर साल आ रहे हैं, कम कंपटीशन है और बहुत सारे बच्चे यहाँ पर अपना कैरियर, जो यूपीएससी बैकग्राउंड के हैं, यहाँ पे अच्छा कैरियर बनाते हैं, तो आप इस एग्जाम की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं, अभी मेरी एज कम है, मैं एक फाउंडेशन प्रिपरेशन करना चाहता हूं, मैं एक ऐसी प्रिपरेशन करना चाहता हूं जिसको करने के बाद मैं बहुत सारे एग्जाम्स को टारगेट कर पाऊं, तो आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की तरफ जा सकते हैं। अगर आप 20-25 की एज में हैं, इस एग्जाम की तैयारी करने से आप स्टेट पीसीएस के लिए भी प्रिपेयर हो जाएंगे। इसके बाद आप अगर चाहें तो एपीएफसी, एसिक, डीडी, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स के लिए रेडी रहेंगे। लगभग 70% सिलेबस आपका ओवरलैप करेगा, तो आप वो अप्रोच फॉलो कर सकते हैं। बट अगर आपकी एज 30 क्रॉस कर चुकी है तो आपके लिए बहुत सारे ऑप्शन ऑलरेडी क्लोज हो चुके हैं, ठीक है। उस केस में आप यूपीएससी आरटी एग्जाम्स के लिए खुद को जो है प्रिपेयर कर सकते हैं अलोंग विद स्टेट पीसीएस एग्जाम। दोस्तों, मेरा पर्पस बस यही है कि जो भी करो क्लैरिटी के साथ करो, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ करो और बहुत अच्छा विजन जो है दिमाग में रख के करो, ठीक है। रिएक्टिव अप्रोच फॉलो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिएक्टिव अप्रोच हमें हमेशा परेशान करेगी, हमारा रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आएगा। ये एग्जाम्स में वही बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, ट्रस्ट में वही बच्चे सिलेक्ट हुए जिन्होंने काफी लंबे टाइम से प्रिपरेशन करी है और कहीं ना कहीं उनकी लॉन्ग टर्म मेहनत का ही फल उनको मिला है। आप हार्डली 1-2 बच्चा देखोगे जिसने 2-3 महीने प्रिपरेशन करके एग्जाम फोड़ा होगा, बहुत रेयर ही ऐसा बच्चा होगा। तो यहाँ पर मेहनत का ही फल आपको मिलेगा इन एग्जाम्स में। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लोगों ने मेहनत नहीं करी होगी, ठीक है, बट कहीं ना कहीं आपकी मेहनत उन बच्चों की मेहनत के कंपैरिजन में थोड़ी सी हल्की रही है, इसलिए आप आज लिस्ट में नहीं हो। मेरी बातें प्लीज अगर आपको बुरी लग रही है तो मुझे माफ करिएगा, बट मेरा ऑब्जेक्टिव बस यही है कि मैं आपको बता पाऊं कि भाई इन एग्जाम्स में यही दुख होता है। मैंने भी 4 साल यूपीएससी एग्जाम दिए हैं और हर बार जब फाइनल सिलेक्शन में आपका नंबर नहीं आता तो आपको दुखी होता है, बट रियलिटी यही है कि हम और बेटर बन सकते हैं, हम और मेहनत कर सकते हैं और जो भी एग्जाम हम आगे चूज करें उनको हम बहुत अच्छे तरीके से टारगेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग बैंकिंग, रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स, आरबीआई, नाबार्ड से भी, ठीक है, इसके अलावा आईएफएससी भी है, एडीआई भी है, पीएफआरडी भी, आप उन एग्जाम को टारगेट कर सकते हो। आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम, सीएपीएफ एग्जाम, सीडीएस एग्जाम, या फिर आप जो है अपने इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के एग्जाम्स, उन सभी एग्जाम्स को टारगेट कर सकते हो। आपको एक कंप्रेहेंसिव लिस्ट बना के उसके प्रोज एंड कॉन्स चेक करने चाहिए। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।